गाइस, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। दिस इज़ अदिति पांडे। तो भक्त सूफ़ी परंपराएं जो कि हमारा चैप्टर चल रहा है उसके नेक्स्ट पार्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे आगे का पार्ट। अगर आपने रैंडमली फ़र्स्ट टाइम ये वीडियो देखा है तो आप इसके प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, सो आपको पूरी चैप्टर की जानकारी अच्छे से मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं भाषा और संपर्क। तो अब इस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं? देखिए, इस टॉपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं कि जैसे डिजिटल इंडिया में हम लोग काफ़ी कुछ कर रहे हैं, तो आप लोगों को पता ही है ना कि डिजिटल इंडिया कितना बड़ा एक मिशन बना हुआ है इंडिया के लिए। तो आखिर ये मिशन क्या इंक्रीज़ कर रहा है हम लोग के बीच में? डिजिटल इंडिया कहीं ना कहीं हम लोग के बीच जो भी संपर्क है उस डिस्टेंस से उसे वो कम करने की कोशिश कर रहा है। डिजिटल इंडिया से अगर हम कोई भी कार्य करते हैं तो फास्टली हो जाएगा और हम लोग को बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट, फिर उसके बाद उन डॉक्यूमेंट्स को रखने, इन सब की टेंशन थोड़ी सी कम होगी। जैसे रहता था ना कि ऑनलाइन नहीं है चीज़ें तो फिर डॉक्यूमेंट है, फिर उसे देखना हो गया, तो बहुत सारी दिक्कतें होती थी। तो आपसे मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिजिटल इंडिया जो चलने वाला है मिशन, उसके क्या क्या चीज़ें लाभकारी हैं और क्या क्या चीज़ें हानिकारक हो सकती हैं। तो आप वो पॉइंट अपने हिसाब से बता सकते हैं कि लाभकारी कौन सी चीज़ें हैं। अब लाभकारी में तो ये है कि हमारा टाइम सेव होगा, ठीक है, और हमें न्यू टेक्नोलॉजी सीखने को मिलेंगी। डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा, हम काफ़ी चीज़ें बहुत ही कम समय में कर सकते हैं, बहुत लंबे डिस्टेंस को बहुत ही कम टाइम में कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए डिजिटली अगर हम आधार कार्ड कहीं जा रहे हैं, ठीक है, हमने कहीं ट्रांसफ़र ले लिया जॉब में, तो हम वहाँ जाके आसानी से उन चीज़ों को भी ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। एक फॉर्म भरा एंड देन हो गया। लेकिन उसके खामियां क्या क्या होंगी? एक तो ये हर ग्रामीण क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाएगा। जो डिजिटल इंडिया है ना, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होना चाहिए कि हर ग्रामीण क्षेत्र में भी इसकी पहुंच होनी चाहिए। किसी भी चीज़, अगर आप कोई भी इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो फर्स्टली आई थिंक आपका ये मोटो होना चाहिए कि वो जो इनिशिएटिव है वो ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुँचे, गांव के लोगों तक पहुँचे। अगर वो गांव के लोग तक पहुँच गया ना, देन फिर वो शहर में तो मात्र कुछ ही दिनों की बात है कि वो शहर में आसानी से स्प्रेड अप हो जाएगा। शहर के लोग उस चीज़ को अडेप्ट बहुत जल्दी कर लेंगे, लेकिन गांव में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। और जब हम किसी भी इनिशिएटिव को लॉन्च करते हैं, वो शहर में है पर गांव में नहीं है, तो फिर क्या होता है कि जैसे लोग शहर से गांव में आ रहे हैं ना, उनके माता पिता तो गांव में हैं, तो वो उन्हें पैसे भेजेंगे, उनके लिए कुछ करवाना चाहेंगे, तो वो उन चीज़ों को नहीं कर सकते। एक एक तरह का मोटो तो ये भी है ना डिजिटल इंडिया लाने का। तो अगर गांव में ही नहीं है तो फिर वो ज़्यादा दिन तक शहर में नहीं चल पाता है। तो इस तरीके से हमें दोनों जगह पे बिल्कुल बैलेंस करके चलना चाहिए। एंड एक और उसकी खामी ये है कि अब हर कोई तो इतना वो नहीं होता एजुकेट कि उससे सारी इन्फॉर्मेशंस पता चल सकें कि हाँ ये चीज़ें आई हैं, ये फॉर्म्स आए हैं, ये करना चाहिए हमें। तो उसके लिए हमें एक पोर्टल बनाना चाहिए हर गांव में। जैसे आंगनवाड़ी में क्या होता है, वो जब पोलियो पिलाने जाते हैं बच्चों को, तो वो ये न्यूज़ भी एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाएं, लोगों को समझाएं, बताएं इस बारे में। तो इससे क्या होगा, अवेयरनेस इंक्रीज़ होगी। अवेयरनेस भी इंक्रीज़ करने के लिए किया जाना चाहिए। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन का बेस थोड़ा सा पता चल गया होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। भाषा और संपर्क हमने जान लिया है। आगे हम पढ़ेंगे सूफ़ी और राज्य। चिश्ती संप्रदाय की एक और विशेषता संयम और सादगी का जीवन था, जिसमें सत्ता से दूर रहने पे बल दिया जाता था। किंतु इसका मतलब ये नहीं है कि राजनीतिक सत्ता से एक तरह का अलगाव ही रख लिया जाए। इसका मतलब ये है कि उसके अंदर कलुषित भावना को नहीं लाया जाए। एक कहते हैं ना कि फेयर कॉम्पिटेंस होना चाहिए। इसका मतलब है कि कह सकते हैं इसे हम, एक सच्चाई, एक सच होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी के साथ प्रतियोगिता कर रहे हैं तो आप छल का साथ लेके उसके साथ जीतें। वो छल नहीं होना चाहिए। छल रहित कोई भी प्रतियोगिता होनी चाहिए, फेयर कॉम्पिटेंस होना चाहिए। तो वो हमारे लिए भी फ़ायदा होगा। और जिस देश के लिए हम ये सब कुछ कर रहे हैं, लाइक राजनीति हो या कुछ भी हो, ये इस कंट्री के लिए की जा रही है ना, किसी पर्सनल इंसान को टारगेट करने के लिए, किसी पर्सनल इंसान के घर चलाने के लिए, उसके खर्चों के लिए तो नहीं हो रहा है। ये इस देश के लिए हो रहा है। तो आई थिंक इस देश को फ़ायदा होना चाहिए, तभी वो चीज़ें, वो नियम लागू होने चाहिए। अगर नहीं होता है तो उन चीज़ों को
हटा देना चाहिए। अगर आपको कोई और व्यू है तो आप इसे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। शाही भेंट अस्वीकार। अच्छा, ये क्या होता है? मेरी अच्छी किस्मत थी कि मैं उनके कदम चूम सका। इस समय पर एक स्थानीय शासक ने 2 बगीचों और बहुत सी ज़मीन का पट्टा शेख साहब को भेजा है। साथ ही में इनके रखरखाव के लिए औजार व आवश्यक वस्तुएं भेजी हैं। शासक ने यह भी साफ किया है कि वह बागीचों और ज़मीन पर अपना हक कहते हैं। इस ज़मीन, खेत और बगीचे का मुझे क्या करना है? हमारे कोई भी आध्यात्मिक गुरु ने इस तरह का काम नहीं किया। अब ये जो है ना, ये खानका की एक घटना है जिसका वर्णन करता है। एग्जैक्टली कहूँ तो ये बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं। नवीन भक्ति पंथ, उत्तरी भारत में संवाद और असहमति। तो नवीन भक्ति पंथ हम जानेंगे। इसमें सबसे पहले क्या है? दैवीय वस्त्र की बुनाई। कबीर इस पृष्ठभूमि में उभरने वाले संत कवियों में अप्रतिम कवि थे। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दैवीय वस्त्रों की बुनाई के लिए कौन से लेखक हैं जो जाने जाते हैं, जो सबसे ज़्यादा मतलब अति प्रिय थे, अति प्रतिम थे? इतिहासकारों ने उनके जीवन और काल का अध्ययन करके उनके काव्य और बाद में लिखी गई जीवनियों के आधार पे काफ़ी रिसर्च किया है और देखा है कि वो कहीं चुनौतीपूर्ण काफ़ी ज़्यादा रहे हैं कुछ स्थानों पे। कबीर की बानी 3 विशिष्ट किंतु परस्पर व्याप्त परिपाटियों में संकलित है। कबीर बीजक कबीर पंथियों द्वारा वाराणसी तथा उत्तर प्रदेश के अन्य स्थानों पे संरक्षित हैं। तो ये इनकी रचनाएं हैं। कबीर बीजक हो गया और पंथियों, तो अब बस इनकी रचनाएं याद कर लें, ये ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। अगर आपका हिंदी साहित्य ऑप्शनल है तो ये तो पूरा आपका भक्ति काल, आप ये सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ सकते हैं। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा एंड आपके नॉलेज को इन्हांस करेगा। बाकी अगर आपका ऑप्शनल नहीं है तो आपको इतनी डीप जानकारी की कोई ज़रूरत नहीं है। NCERT इज़ नॉट अबाउट कि आप एवरीथिंग लर्न करें। स्टैंडर्ड बुक में हर चीज़ को लर्न करना इंपॉर्टेंट होता है, बट NCERT में नहीं। NCERT में क्या होता है कि आप उसे एक ग्रेजुएट स्टूडेंट की तरह पढ़िए, ठीक है? क्लास 6 के बच्चे की तरह नहीं, एक लाइन हम पढ़े जा रहे हैं। हम क्लास 6 में नहीं हैं, हमें सिर्फ उसके 4 क्वेश्चनों का जवाब दे के एग्ज़ाम को टॉप नहीं करना है। हमें क्या करना है कि हमें उसकी बेसिक को समझना है कि NCERT क्यों लिखी गई है, ठीक है? और उसके अंदर ऐसी कौन कौन सी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं। जैसे हिस्ट्री में क्या क्या जानकारियाँ हो सकती हैं, जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन के हिसाब से बताया शुरू में वीडियो के, तो आप उस तरीके के क्वेश्चंस को इसमें से पुट अप कीजिए और उसी को पढ़िए, ठीक है? तो ये आपके लिए अच्छा होगा एंड हेल्पफुल भी होगा। धार्मिक इतिहासों का पुनर्निर्माण। हमने देखा कि इतिहासकार धार्मिक परंपरा के इतिहास के पुनः निर्माण के लिए अनेक स्रोतों का उपयोग करते हैं, जैसे कि मूर्तिकला, स्थापत्य। तो आप ये लाइन अपने माइंड में रखिएगा, 2-3 बार आप पढ़ लेंगे तो अच्छे से याद रहेगा कि इतिहासकार धार्मिक परंपरा इतिहास के पुनः निर्माण के लिए कई सारे स्रोतों का उपयोग करते हैं, जैसे कि मूर्तिकला हो गई, स्थापत्य हो गया, एक्सेट्रा। धर्म गुरुओं से जुड़ी कहानियाँ, देवी स्वरूप को समझने को उत्सुक स्त्री और पुरुषों द्वारा लिखी गई काव्य रचनाएं इत्यादि। अगर हमें बताना है कि इतिहास में क्या क्या हुआ था तो हमें कैसे पता चलता? अगर हमें कुछ सभ्यताएं नहीं मिलती, कुछ चीज़ें मिलती ही नहीं, कोई अवशेष मिलता ही नहीं, कुछ लिखा हुआ कहीं पर, कुछ पत्थरों पे आकृतियाँ बनी हुई नहीं मिलती, तो हमें कैसे समझ आता कि उस टाइम के लोग नृत्य भी करते थे, वो लोग क्या कह सकते हैं कलाबाजियाँ भी दिखाते थे और भी कार्य करते थे? तो इन सब का नॉलेज तो हमें हो ही नहीं पाता ना। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं अगर इतिहास को डेवलप करना है। और ये काल रेखा दिया है, आप इसे पढ़ लीजिएगा 10 to 20 टाइम्स या 10 to 20 टाइम्स, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम देंगे तो आपसे पूछा जा सकता है। अगर आपका ऑप्शनल है तो बहुत ही अच्छे से आप इसे लर्न कर लीजिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अगर आपके बुक में तो आपको मिल ही जाएगा, और अगर नहीं है आपके पास बुक PDF है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्रिंट आउट निकलवा लीजिए और फिर अपने घर में, स्टडी रूम में कहीं भी लगा लीजिए, अपने बुक्स में ही हिस्ट्री के रख लीजिए। जब भी आप पढ़ें तो इन सारे पेजेस को, मैंने आपको बहुत सारे कालक्रम बताए, आई थिंक 10 to 15 पेजेस हो गए होंगे, तो आप उसे एक बारी देख लेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा।
एंड थैंक यू सो मच। आपका ये चैप्टर ख़त्म हो गया है, कल हम आगे का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर कोई क्यूरी है इस चैप्टर से रिलेटेड, आपको लगता है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन दी जानी चाहिए थी बट मैंने नहीं दी है, कोई गलती है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और क्या करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।